कंचन देवी के स्वर्गवास के बाद उनकी तीनों बहुओं ने घर को बहुत अच्छे से संभाला हुआ था। कंचन देवी के 5 बच्चे थे, 3 बेटे और 2 बेटियां। 2 बेटियों की शादी के बाद और 3 बेटे का घर बसाने के बाद कंचन देवी अपनी बीमारी से परेशान रहने लगी और उनका स्वर्गवास हो गया। उनके 6 महीने के बाद ही कंचन देवी के पति आलोक भी स्वर्ग सिधार गए। तब से तीनों बहुओं ने मिलकर घर को बहुत अच्छे से संभाला हुआ था। वे अपने 4 मंजिला मकान में तीनों बहनों की तरह रहा करती थी। अनुराधा, मैंने आलू गोभी की सूखी सब्जी, दाल और रायता बनाकर तैयार कर दिया है। तुम मुझे एक तरफ बर्तन मांज दो और एक तरफ रोटियां बना दो, फिर सारा काम हो जाएगा। मैं रोटियां बना देती हूँ, वैसे भी गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है और अमीषा को गर्मी भी बहुत लगती है। जब सब खाना खा लेंगे तो सबसे आखिर में अमीषा बर्तन साफ कर देगी। कितनी अच्छी हो तुम अनुराधा, जितना सबका ख्याल रखती हो। ठीक है, मैं सबसे आखिर में बर्तन साफ कर दूंगी और सब लोगों को दूध गर्म करके उनके कमरे में भी देकर आऊंगी। सेहत का भी तो ख्याल रखना है ना। अब ऐसा ही होता है, तीनों बहुएं मिलकर अपना अपना काम पूरा करती है और थोड़ी देर में खाना टेबल पर सजा देती है। तीनों के पति विनय, विशाल और राहुल खाना खाने के लिए टेबल पर आते हैं। क्या बात है, आलू गोभी की सूखी सब्जी तुम जानती हो कि मुझे कितनी पसंद है। आज तो मैं 2 रोटी फालतू खाऊंगा। और मुझे तो रात का हल्का खाना ही अच्छा लगता है, तो मैं थोड़ी सी दाल, चावल और रायता ही खाऊंगा। विशाल, जो थोड़ा मजाकिया था, अपने भाइयों की बात सुनने के बाद उसका मजाक करने का मन करता है। वैसे एक बात बताओ, तुम तीनों को कभी लड़ाई करने का मन नहीं करता क्या? इतने प्यार से बहनों की तरह रहती हो और हम लोगों के खाना खाने के बाद खाना भी एक ही थाली में खाती हो। कितना प्यार है तुम में। जी देखिए, अब भाइयों की लड़ाई होती होगी, हम देवरानी जेठानियों की बिल्कुल भी लड़ाई नहीं होती, इसलिए हमें भड़काने की कोशिश मत कीजिए, वरना हम रसोई की हड़ताल कर देंगे। अरे चुप कर यार विशाल, तेरी वजह से हमें दिक्कत हो जाएगी। तेरा क्या है, तुझे तो वैसे भी कम भूख लगती है, दिक्कत तो हमें होगी ना। पूरा परिवार ऐसे ही मजाक करते हुए खाना खाता है और उसके बाद सोने के लिए सब अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं आरती, अनुराधा और अमीषा एक साथ बड़ी सी थाली में खाना खाती है। घर में इतने बर्तन होने के बाद भी हम एक ही थाली में खाना खाते हैं, क्योंकि हमारी सास ने हमें मरते हुए कहा था कि हम अपने रिश्ते को बहुत अच्छा रखें। ऐसी परंपरा है कि एक थाली में खाना खाने से प्यार बढ़ता है, तभी तो कहा जाता है कि पति पत्नी भी एक ही थाली में खाना खाए। लेकिन सच बात तो यह है कि पति पत्नी के रिश्ते में तो प्यार तभी रहता है जब परिवार के बाकी रिश्तों में भी प्यार हो। मैं क्या कह रही थी, चलो ना हम सब मिलकर टहलने के लिए चलते हैं और आते हुए आइसक्रीम भी खाकर आएंगे। तीनों ही बहुओं के बीच में ऐसा ही प्यार था। एक दिन आरती अनुराधा और अमीषा के पास आती है और कहती है, आज मेरे बच्चों का कॉल आया था, बोल रहे थे पढ़ाई के सिलसिले में बहुत ज्यादा बिजी है, तो अनुराधा और विशाल की शादी की सालगिरह में नहीं आ पाएंगे। कोई बात नहीं आरती दीदी, वैसे भी वो पढ़ाई करने गए हैं और करियर बनाना ज्यादा जरूरी होता है। दीदी, आपने अपने दोनों बच्चों को पढ़ने के लिए हॉस्टल भेज दिया, आपको उनकी याद तो बहुत आती होगी ना। मैं तो अपने बच्चों को कभी खुद से दूर नहीं करूंगी। एक बार तुम्हारा बच्चा हो जाने दो, देखते हैं तुम्हारे अंदर कितने बदलाव आते हैं। जब एक औरत माँ बनती है ना, तो ना चाहते हुए भी उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तीनों ही देवरानी जेठानी ऐसी आपस में बात कर रही होती है। कुछ दिनों में अनुराधा और विशाल की शादी की सालगिरह थी, जहां पर उसकी दोनों ननदें प्रिया और सारिका भी आती है। प्रिया और सारिका ने देखा कि आरती, अनुराधा और अमीषा तीनों ही बहन की तरह साथ में मिलकर सारा काम संभाल रही है, तो ये देखकर उन्हें तो भाई बहुत हो गई जलन। देख रही है सारिका दीदी, इन दोनों देवरानी जेठानियों में कितना प्यार है। अगर इन लोगों में कम प्यार होता तो कम से कम हमें भी थोड़ा पूछती, लेकिन ये तो हमारे बारे में सोचती नहीं है। माँ और पिताजी के मरने के बाद हमारे लिए तो ये घर सच में मेहमानों के जैसा हो गया है। पहले तो जब माँ और पिताजी थे तो हम इस घर में कितना रुकने के लिए आते थे, पर अब तो आने का मन ही नहीं करता। इन तीनों के बीच ऐसा प्यार है जैसे तीनों एक ही थाली में खाना खाती हैं। अरे हद होती है, कभी किसी देवरानी जेठानी को इतने प्यार से रहते हुए देखा है क्या? प्रिया और सारिका को बहुत ज्यादा जलन हो रही थी। वहीं आग में घी डालने का काम करने के लिए उनकी पड़ोसन कमला आ जाती है और कहती है, समझ रही हूँ मेरी बच्चियों, तुम्हें कितना बुरा लगता होगा। आंटी जी, आप किस बारे में बात कर रही है और हमें क्यों बुरा लगेगा? बुरा तो लगता है ना जब भाभियां अपनी ननदों को पूछना ही बंद कर दे। खैर कोई बात नहीं, जाने दो, क्या ही किया जा सकता है। दोनों ननदों को बहुत बुरा लगता है। वो ऐसे ही फंक्शन अटेंड करके अपने घर चली जाती है। कमला ने आग में घी डालने का काम बहुत अच्छे से किया था। एक दिन कमला के घर में चीनी खत्म हो गई और उसकी बहू निधि ने कहा,
माँ जी चीनी खत्म हो गई है, अब जाकर दुकान से चीनी लेकर आइए ना। अरे बहू, शाम को जब बेटा घर आएगा तो उसको बोल दूंगी कि राशन की दुकान से चीनी उठाते हुए आ जाए। अभी दुकान से लाऊंगी तो चीनी महंगी पड़ेगी, मैं अभी जाकर पड़ोसन से मांग कर ले आती हूँ। कमला कटोरी लेकर अपनी पड़ोसन के घर जाती है और उसके बाद आरती से चीनी मांगती है। आरती उसे चीनी देने लगती है तो अनुराधा और अमीषा के बारे में कमला उसे भड़काने लगती है। कितनी अच्छी है तू आरती, मुझे तो तेरे घर में बस तू ही अच्छी लगती है, बाकी तुम्हारी दोनों देवरानियां तो ऐसी है जिन्हें देखकर लगता है मुझे खा जाएगी। अरे ऐसा क्यों बोल रही हैं आंटी जी, मेरी दोनों देवरानियां भी बहुत अच्छी है। हो सकता है शक्ल से थोड़ी मॉडर्न लगती है आपको, इसलिए ऐसा लग रहा है। तुझे पता है कुछ दिन पहले दोनों तेरी बुराई कर रही थी, मुझे तो सुनकर बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगा। मेरा तो मन किया बहुत अच्छे से उन्हें उल्टा जवाब दे दूं। आंटी, आपको मेरी वजह से किसी को भी उल्टा जवाब देने की जरूरत नहीं है। अब वो दोनों मेरी छोटी बहनों जैसी है, अगर बड़ी बहन की बुराई कर भी देंगी तो क्या हो गया। तभी कमरे के अंदर से अनुराधा और अमीषा मुस्कुराते हुए आई और बोली, हमने तीनों देवरानी जेठानियों ने मिलकर हर तरह के सीरियल देख रखे हैं आंटी जी, आपका इस तरह से भड़काना हमारे बीच गाँव नहीं आने वाला। अपनी चीनी लीजिए और यहाँ से चली जाइए। कमला आंटी वहां से अपना मुंह बनाते हुए चली जाती है, क्योंकि उनका पैतरा काम नहीं आया था। वहीं एक दिन प्रिया और सारिका अपने मायके में रुकने के लिए आती है। प्रिया ने सारिका से कहा, देखो सारिका, हमारी तो छुट्टियां पड़ी हुई है, कुछ दिन के लिए यहीं रहेंगे और कोशिश करेंगे कि इनमें जितना हो सके उतना मनमुटाव पैदा कर सके। ठीक बोल रही हो तुम, अगर इन तीनों की आपस में जमना बंद हो जाएगी तो अपने आप ही इन्हें अपनी ननद याद आएंगी। और वैसे भी देवरानी जेठानी की बुराई तो ननद के आगे ही की जाती है ना। दोनों ही ननदें अब घर रुकने के लिए आ जाती है। वो एक दूसरे से अपनी भाभीयों की बुराई क्या करती। प्रिया ने आरती के पास जाकर कहा, भाभी आप कितनी अच्छी रोटियां बनाती हो। अनुराधा भाभी को तो रोटियां बनानी नहीं आती, उनके हाथों की रोटी खाओ तो ऐसा लगता है जैसे चिंगम खा रहा है। कोई बात नहीं प्रिया, वो चावल बहुत अच्छे बनाती है, तुम कभी उसके हाथ के चावल खाकर देखना, तुम्हें बहुत पसंद आएंगे। वहीं दूसरी तरफ सारिका ने अमीषा के पास जाकर कहा, आप जानती हो क्या अमीषा भाभी, आरती भाभी बोल रही थी कि अमीषा को कोई काम करना नहीं आता, बस सारा दिन खुद को तैयार करती रहती है। कोई बात नहीं सारिका दीदी, आरती भाभी को थोड़ा मेकअप करने की आदत है ना, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला होगा। प्रिया और सारिका हार मान लेती हैं। वो समझ गई थी कि वो अपनी भाभीयों को आपस में नहीं भटका सकती। वहीं एक दिन अमीषा को बहुत ज्यादा उल्टियां होने लगती है और प्रिया ने आरती के पास जाकर कहा, अरे आरती भाभी, सुबह से अमीषा भाभी को उल्टियां हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हें घर का काम ना करना पड़े, इसलिए ये सब कुछ नाटक कर रही है। अरे बस भी करो प्रिया, कुछ दिन के लिए यहाँ पर रुकने आई हो, अब आग लगाना बंद कर दो। अमीषा को सच में उल्टियां हो रही है और तुम उसकी फिक्र करने की जगह यहाँ मुझे भड़काने आ गई। आरती जाकर अमीषा को देखती है। पूरा परिवार वहां पहुंच जाता है। डॉक्टर आते हैं, चेकअप करके बताते हैं, जी देखिए अमीषा जी प्रेग्नेंट है और जितना हो सके उनका ध्यान रखें। उनके शरीर में न्यूट्रिशन की कमी है, इसी वजह से उल्टियां हो रही है। पूरे परिवार में जैसे खुशियों की लहर दौड़ जाती है। हर कोई बहुत ज्यादा खुश था कि अमीषा प्रेग्नेंट है, लेकिन अब उसे मूड स्विंग्स होने लगे, वो चिड़चिड़ी होने लगी। एक दिन तो वो पूरा दिन सोई रही। शाम के समय जैसे अनुराधा उसके कमरे में जाती है तो उससे पूछा, क्या बात है अमीषा, तुमने आज रोटी नहीं बनाई? आज तो रोटी बनाने की बारी तुम्हारी थी ना। हाँ मेरी बारी थी, पर अगर आप बना दोगी तो क्या हो जाएगा? आप तो कभी माँ नहीं बनी ना, आपको पता भी है माँ बनने में कितना चिड़चिड़ापन होता है। कोई बात नहीं अमीषा, तुम आराम कर लो, रोटी मैं बना दूंगी। मैं तो बस पूछने आई थी, अगर तुमने मुझे पहले बता दिया हो तो मैं कब की रोटी बना देती। तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए गर्म दूध लेकर आती हूँ। अनुराधा बड़े प्यार से बात को संभालती है और कमरे से चली जाती है। लेकिन अनुराधा के मन में अब ये बात घर कर गई थी। उसने रसोई में जाकर खुद से कहा, अभी तो बच्चा दुनिया में आया भी नहीं और अभी से अमीषा मुझसे किस तरह से बात कर रही है। अनुराधा को बुरा लगा, लेकिन फिर भी उसने इस बात को टाल दिया। ऐसे ही एक दिन दोपहर में जब तीनों देवरानी जेठानी साथ में एक थाली में खाना खा रही थी और प्रिया और सारिका भी वहां बैठे हुए थे, तब अमीषा जल्दी जल्दी खाना खा रही थी तो आरती ने कहा, अरे थोड़ा धीरे धीरे खाओ अमीषा, वरना बच्चे को तकलीफ होगी। खाना डाइजेस्ट करने में दिक्कत होगी तो गैस बन जाएगी। भाभी मुझे सब पता है, हर चीज में ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। आपने तो अपने बच्चे को बड़ा करके हॉस्टल भेज दिया, आप मुझे मत बताओ कि बच्चों को कैसे रखा जाता है।
अमीशा ये बोलकर खाने के टेबल से उठकर चली गई। वहीं प्रिया और सारिका को ये सब कुछ देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे ही कुछ समय बीता। प्रिया और सारिका तो अब अपने ससुराल वापस चली गई और कुछ ही महीनों के बाद अमीशा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। पूरा परिवार साथ में बैठा हुआ था। इसका नाम रितिका रखेंगे, अच्छा नाम है ना? इसका नाम हम विभांशी रखते हैं, थोड़ा यूनिक नाम है ना, प्यार से विभा बोलेंगे। रहने दीजिए अनुराधा दीदी, ये भी कोई नाम होता है? इस तरह का नाम रखेंगे क्या बच्ची का? नहीं, मुझे ये नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मेरी बच्ची है, मैं अपने बच्चे का नाम खुद रखूंगी। अमीशा ने ये कहा और अपनी बच्ची को गोद में लेकर चली गई। आरती, अनुराधा और अमीशा के रिश्ते में अब कड़वाहट घुल चुकी थी। वो तीनों आपस में अच्छे से बात नहीं किया करती थी और ना ही साथ में समय बिताया करती थी। तीनों जो कभी एक थाली में खाना खाया करती थी, अब तीनों एक टेबल पर भी साथ में खाना नहीं खाती थी और अपने अपने कमरे में खाना खाती थी। एक दिन आरती ने अनुराधा के पास जाकर कहा, सब कुछ कितना बदल गया है ना। जब से अमीशा प्रेग्नेंट हुई है, हम तीनों के बीच में कितनी दरार आ गई है। और जब से वो नन्ही सी परी दुनिया में आई है, अमीशा को तो ऐसा लगता है कि हम लोग जो भी उसे एडवाइस करेंगे वो गलत ही होगा। मैं आपको बताना नहीं चाहती थी दीदी, उसने तो मुझसे ये भी कहा था कि मेरे बच्चे नहीं है ना, इसलिए एक माँ की ममता क्या होती है ये समझ नहीं सकती। क्या ऐसा बोला उसने? ये तो बहुत गलत था, तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? भाभी वो प्रेग्नेंट थी उस समय, उसे मूड स्विंग्स हो रहे होंगे तो मैंने भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। खैर जाने दीजिए, उसका पहला बच्चा है तो उसके दिल में बहुत से सवाल आते होंगे। अब ऐसा ही होता है। अमीशा अपने बच्चे का नाम अर्पिता रखती है। तीनों ही देवरानी जेठानियों के बीच में दरार आ चुकी थी। वे एक दूसरे से बात भी नहीं करती थी और बात करती तो उन लोगों के बीच लड़ाई हो जाती। एक दिन तीनों भाइयों ने इस बारे में बात की। जहाँ पूरा मोहल्ला ये कहा करता था कि ये तीनों देवरानी जेठानी लड़ाई नहीं करती, वहाँ अब तो उनकी लड़ाई खत्म ही नहीं हो रही। काश हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं, लेकिन कोई फायदा ही नहीं है उन्हें समझाने का, क्योंकि ये समझने की कोशिश भी नहीं करेंगी। मैं तो सोच रहा था अर्पिता का बर्थडे आने वाला है, वो 2 साल की हो जाएगी, क्यों ना उसके बर्थडे पर हम एक पार्टी रखें। हो सकता है पार्टी की तैयारी के बहाने तीनों देवरानी जेठानियों के बीच में प्यार फिर से बढ़ जाए। ये बहुत अच्छा तरीका है। मैं नहीं चाहता कि बच्चे बड़े हो तो फिर से उन्हें इस तरह से लड़ते हुए देखें। ऐसा ही होता है। अब राहुल पार्टी की तैयारी करने लगता है। अर्पिता को सुंदर सी फ्रॉक पहनाकर सजाया जाता है और उसकी दोनों बुआ प्रिया और सारिका अपने अपने पतियों के साथ आती है। आरती के दोनों बच्चे भी हॉस्टल से घर आ गए थे। पूरा परिवार एक साथ था, लेकिन आरती के बच्चों ने भी देखा कि तीनों देवरानी जेठानी में अब वो पहले वाला प्यार नहीं था। क्या हो गया है माँ, आप दोनों चाचियों से अच्छे से बात क्यों नहीं कर रही हो? मैं जब से आया हूँ देख रहा हूँ आप सब लोग आपस में चुप चुप रहते हैं। ये बच्चों की बात नहीं है कार्तिक, हम बड़ों की बात है, हम खुद देख लेंगे। तुझे बीच में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। पूरे घर में फंक्शन की तैयारी चल रही थी। प्रिया और सारिका के पति राजीव और अशोक भी बैठे हुए थे। किसी ने उनसे पीने के लिए पानी भी नहीं पूछा। थोड़ी देर तो दोनों शांत रहे, लेकिन फिर उनका गुस्सा बढ़ गया। इस घर के जवाई हैं हम, और किसी ने हमें 1 गिलास पानी भी नहीं पूछा। अरे आखिर चल क्या रहा है यहाँ? हमने कभी नहीं सोचा था भैया कि मम्मी पापा के जाने के बाद इस घर में हमारी तो इज्जत होती नहीं, लेकिन अब हमारे पतियों की भी नहीं होगी। हम खुद चाहती थी कि हमारी तीनों भाभियां अलग हो जाएं, और हमें ऐसा लगा था कि तब हमें ज्यादा वैल्यू मिलेगी। लेकिन जब से हमारी तीनों भाभियां आपस में लड़ाई करने लगी है, तब से तो कोई हमें पूछता भी नहीं। और आज तो हद हो गई, हमारे पतियों की भी इतनी इंसल्ट हुई है। मैं तो सबसे बड़ी हूँ घर में, इतना फंक्शन की तैयारी अकेले संभाल रही थी। अमीशा और अनुराधा भी तो इनका ध्यान रख सकती थी ना। सारे काम मैं ही क्यों करूं? और मेरा बच्चा अभी हुआ नहीं है तो क्या हुआ? हम लोगों ने अभी फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचा नहीं है। विशाल का ड्रीम है कि पहले उनका प्रमोशन हो जाए, फिर हम बच्चा प्लान करेंगे। ये मेरी बेटी का बर्थडे है और तुम लोग यहाँ कलेश कर रहे हो, और फिर मुझसे उम्मीद भी करते हो कि मैं तुम्हें चाय पानी पूछूं। सब लोग आपस में ऐसी लड़ाई करने लगते हैं और प्रिया, कमला और सारिका, जिन्होंने भाभियों के बीच फूट डालने की प्रार्थना की थी, उन्हें ही अब सबसे ज्यादा अफसोस होता है। तभी कमला आंटी ने अपनी आंखों में आंसू लेकर कहा, बस करो तुम सब। मैं खुद भी चाहती थी तुम तीनों देवरानी जेठानी की आपस में कभी ना बने और तुम लोगों को आपस में लड़ते हुए देखकर मैं मजे लूं, लेकिन आज तुम्हें ऐसे लड़ते हुए देखकर मुझे एहसास हो रहा है ऊपर कंचन की आत्मा को कितना दुख हो रहा होगा। भाभियों, शायद ये हमारे ही मन का पाप था कि आप तीनों आपस में लड़ने लगी और वो सच हो गया, लेकिन हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप तीनों आपस में लड़ते हुए नहीं बल्कि प्यार से एक साथ रहते हुए अच्छी लगती हैं।
ये नन्ही सी परी तो अभी आप लोगों के रिश्ते के बीच में आई है। इसका नाम लेकर अभी से इसे बदनाम मत कीजिए कि इसकी वजह से लड़ाई हो रही है। आप लोगों ने अपने रिश्ते में कड़वाहट खुद भरी है, उसे दूर करने की कोशिश कीजिए, वरना ये रिश्ते बिखर जाएंगे। तीनों ही बहुओं को एहसास होता है कि सच में जो भी हो रहा था वो सब कुछ गलत था। आरती ने अपनी दोनों देवरानियों से माफी मांगी और कहा, मैं तुम दोनों से बड़ी थी, मुझे भी ध्यान रखना चाहिए था कि मैं इस परिवार को बांध कर रखूं और रिश्तों में खटास न आने दो। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो अनुराधा दीदी, मैंने आपको न जाने क्या क्या उल्टा सीधा बोला जो कि मुझे बोलने से पहले सोचना चाहिए था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चलो अंत भला तो सब भला। अब जब सब कुछ ठीक हो ही गया है तो सभी प्यार से केक को कट करते हैं और एक साथ अपनी बच्ची का बर्थडे मनाते हैं। कमला आंटी के कहने पर जैसे ही केक कट करने लगते हैं तभी अचानक अनुराधा को उल्टियां होने लगती है। कमला आंटी ने उसकी नब्ज की जांच की और खुश होकर बताया, चलो अब देखते हैं दूसरे बच्चे के जन्म पर तुम लोगों का क्या हाल होता है। तुम लोग फिर से लड़ाई तो नहीं करोगी ना, क्योंकि मुबारक हो, अनुराधा भी अब माँ बनने वाली है। सब लोग ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और तीनों देवरानी जेठानी आपस में रोते हुए गले लग जाती हैं, जिसके बाद वे साथ ही वादा भी करती हैं कि वे आपस में कभी भी लड़ाई नहीं करेंगी और हमेशा प्यार से एक साथ रहेंगी। गर्मी के दिनों में सुबह सुबह सुधाकर जी अपने कुछ दोस्तों के साथ मॉर्निंग वॉक पर गए थे। मॉर्निंग वॉक खत्म करके उन्हीं के मोहल्ले के प्रभाकर जी के साथ सुधाकर जी वापस लौट रहे थे। तभी आज मॉर्निंग वॉक में बहुत मजा आ गया। सच कहा, पिछले 15 दिनों से कोई ना कोई किसी काम से मॉर्निंग वॉक नहीं आ पाता था। आज सब साथ थे। इतने दिनों बाद हमारा मॉर्निंग वॉक भी हुआ और समोसा पार्टी भी हुई। तो मेरा प्रभाकर तुम्हें मॉर्निंग वॉक से ज्यादा इंटरेस्ट तो समोसा पार्टी में है, और नहीं तो क्या। खा पी के हमें मजे में रहना चाहिए। गर्मी इतनी बढ़ रही है, क्या पता इस गर्मी की वजह से किसको किस वक्त क्या हो जाए। सच कहा, हमारे मोहल्ले के वो शर्मा अंकल है ना, उन्हें कल धूप लग गई थी। धूप से इतना परेशान थे, उनका टॉयलेट में आना जाना रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। धूप से याद आया, दिन ब दिन गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इसलिए मैं अपने साथ प्याज रख रहा हूँ। प्याज रखने से ना धूप नहीं लगती है, प्याज साथ रखने से धूप नहीं लगती है। और जैसे शर्मा अंकल परेशान हुए ना, वैसे किसी को परेशानी भी नहीं होनी चाहिए। आजकल टीवी वाले बता रहे हैं कि प्याज हमारे शरीर को प्राकृतिक रूप से ठंडा रखने में मदद करता है। अगर हम खाने में प्याज का इस्तेमाल करते हैं तो प्याज हमें गर्मियों में होने वाली एलर्जी और लू से भी बचाता है। और ये सिर्फ टीवी वाली ही नहीं, हमारे आयुर्वेदिक और पारंपरिक चिकित्सा में भी बताया गया है। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। और प्याज में ज़्यादा पानी भी होता है जो हमारे शरीर को हाइड्रेट रखता है। तुम्हारी बातें सुनकर अब मुझे भी लगने लगा है कि गर्मी में हमारे शरीर को प्याज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, चाहे बाहर से हो या अंदर से। एकदम सही समझे, प्याज खाओ, शरीर को कूल कूल रखो। मॉर्निंग वॉक से लौटते हुए सुधाकर और प्रभाकर के बीच में थोड़ी बहुत बातें होती हैं और फिर हंसी मजाक करते करते दोनों घर लौटते हैं। सुधाकर और प्रभाकर के बीच में थोड़ी बहुत बातें होती है और फिर हंसी मजाक करते करते दोनों घर लौटते हैं। सुधाकर प्रभाकर की बात को इतना सीरियसली ले लेता है कि घर लौटने के बाद भी उसके दिमाग में प्याज का ख्याल जाता ही नहीं है। वो ऐसे ही प्याज गर्मी में कितना महत्वपूर्ण है इसी बारे में सोचते हुए सोफे पर बैठा हुआ था कि तभी पापा जी, मैं कब से आपको आवाज लगा रही हूँ, कहाँ खोए हुए हैं आप? कुछ नहीं बहू, वो ऐसे ही। तुम बताओ क्या कह रही थी तुम? बस नाश्ते के लिए पूछ रही थी, आज नाश्ते में क्या बनाऊं? उसमें पूछना क्या है बहू, धूप इतनी बढ़ रही है, कुछ प्याज का स्पेशल बना दो। एक काम करो, प्याज के पराठे बना दो। प्याज के पराठे? हाँ बहू, प्याज के पराठे। तुम्हें पता नहीं है धूप में प्याज खाने के कितने फायदे होते हैं। हम प्याज खाते हैं तो हमारा शरीर ठंडा रहता है और लू भी नहीं लगती है। मैंने तो आज से तय कर लिया है, चाहे नाश्ता हो या लंच हो, फिर डिनर खाऊंगा तो मैं सिर्फ प्याज से बना हुआ ही। अगर हम सब लोग प्याज डालकर खाना खाएंगे ना तो हमें एसी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जब से सुधाकर मॉर्निंग वॉक से लौट कर आए थे तब से उनके मुंह में सिर्फ एक ही बात थी, प्याज प्याज और प्याज। एसी बंद करके साथ में प्याज रखने के लिए बोल रहा था। प्याज के पराठे, प्याज से बना हुआ खाना, हॉल में प्याज, रूम में प्याज, और वो बस प्याज प्याज किए जा रहा था। और घर के सभी सदस्य उसकी तरफ हैरानी से देख रहे थे। जी सुनिए ना, आज पापा जी को क्या हो गया है? पहले तो प्याज का नाम नहीं लेते थे और जब से मॉर्निंग वॉक से वापस आए हैं तब से उनके मुंह से प्याज का नाम ही निकल ही रहा है। घर में हर तरफ उन्हें प्याज चाहिए, खाने में उन्हें प्याज चाहिए। गर्मी में यहाँ मेरी हालत ख़राब हो रही है और वो मुझे एसी भी नहीं लगाने दे रहे हैं। हाँ, थोड़ी देर पहले हमारे कमरे में आए थे, मुझे भी कह रहे थे कि बेटा एसी बंद कर दो, अपने आजू बाजू में प्याज रख दो, तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी और हीट स्ट्रोक भी नहीं आएगा। अगर ऐसे ही दिन भर घर के एसी बंद रहेंगे तो हमारी बुरी हालत हो जाएगी।
अगर प्याज से गर्मी नहीं लगती, शरीर ठंडा रहता है, तो पूरी दुनिया पागल है क्या? क्या घर में एसी लगाने के लिए वो जो कुछ भी है, सुबह से आपके पापा का जो नाटक चल रहा है ना, वो शाम तक बंद हो जाना चाहिए, नहीं तो मैं मायके चली जाऊंगी। उनका नाटक कम है क्या जो मुझे तुम्हारा नाटक सुनना पड़ेगा? ये क्या धमकी है कि मैं मायके चली जाऊंगी? पापा प्याज प्याज क्यों कर रहे हैं, ये जानने के लिए मेरी मदद करना तुम्हारा फर्ज है। वो छोड़कर तुम मुझे धमकी दे रही हो जैसे बिना एसी की तुम्हें दिक्कत हो रही है, वैसे मुझे भी हो रही है। सॉरी, सुबह से घर में एक बार भी ठीक से एसी चालू नहीं किया गया ना, इस बात से मैं ऑलरेडी परेशान थी और पूरा गुस्सा आपके ऊपर निकल गया। चलो हम दोनों मिलकर ढूंढते हैं कि आखिर बात क्या है। मम्मी जी को ज़रूर पता होगा, उनसे बात करते हैं। ये प्याज का नाटक जल्द से जल्द ख़त्म करना होगा। जब से सुधाकर जी ने ये प्याज का नाटक शुरू किया था, तब से सुहानी बिल्कुल परेशान हो गई थी और अपनी बक से उसने गौतम को भी परेशान कर दिया था। हर तरफ कटे हुए प्याज, नाश्ता प्याज का खाना, प्याज प्याज, पूरा घर प्याज की बदबू से भर गया था। दिन भर सुहानी और गौतम आखिर ये प्याज का राज क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगता। इसलिए अब सुधाकर को इस प्याज का राज यामिनी से ही पूछना पड़ा। ये सोचकर अपने बेटे के यहाँ 2 दिन सुख से रहने गई यामिनी को सुहानी तुरंत घर बुला लेती है। अगले दिन, बहू घर में एसी है, पंखे हैं, फिर भी तुमने अपनी हालत ऐसी कर रखी है, पसीने से बिल्कुल भीग गई हो। अरे मैं धूप से आ रही हूँ, जल्दी से एसी चालू करो और मेरे लिए फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी लेकर आओ। मम्मी जी, अगर मैं अपनी मर्जी से एसी चालू कर सकती थी ना, तो फिर मैं आपको इतनी जल्दी क्यों बुला लेती? बहू को समझ में आए तो ऐसा बोला करो ना। पहले मुझे घर भेज दिया ये कहकर कि मम्मी जी आप कहाँ आती जाती नहीं हो ना, तो आपको लोगों में घुलना मिलना चाहिए, घर से बाहर निकलना चाहिए। और जब मैं घर से बाहर निकल गई तो 2 दिनों में मुझे वापस भी बुला लिया। ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई थी जो घर पर जो तुमने मुझे इतनी जल्दबाजी में बुला लिया? अरे पहले एसी चालू तो कर दे। मम्मी जी, क्या कब से एसी लगा रखा है? ये एसी चालू करवाने के लिए तो आपको यहाँ बुलाया है। आपको ठंडा पानी चाहिए, लेकिन आपके पति की वजह से आज घर में ठंडे पानी की एक भी बूंद नहीं है। आखिर ये क्या बात है? मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ, बस आप शांति से 2 मिनट बैठ जाइए। ठीक है बहू, बताओ तुम आखिर क्या बात करना चाहती हो? घर में फ्रिज है, एसी है, लेकिन सब कुछ बंद क्यों है? कल सुबह पापा जी मॉर्निंग वॉक पर गए थे, उससे पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही वो मॉर्निंग वॉक से घर लौट कर आए, अचानक सब कुछ बदल गया। एसी बंद कर दिया, फ्रिज बंद कर दिया। उनका कहना है कि धूप में हमें प्याज का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि लू नहीं होती, धूप नहीं लगती, गर्मी नहीं लगती। ये तो सुबह सुबह सूट बूट पहनकर ऑफिस चले गए, लेकिन कल से मेरा माथा चकरा गया है। रात भर हम गर्मी में सोए हैं। पापा जी ने बच्चों के लिए भी एसी चालू नहीं करने दिया। हमारे घर में हर किसी को पापा जी ने एक एक प्याज दे दिया है और कहा है कि प्याज तुम अपने साथ रखो और तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी। अब आप ही बताओ माँ जी, अगर प्याज साथ रखने से गर्मी नहीं लगती तो सच में एसी और फ्रिज की दुकान चलती क्या? माना कि हम बाहर गए धूप में और साथ में प्याज लेकर गए, तब प्याज का हमें फ़ायदा हो सकता है, लेकिन प्याज एसी जितना ठंडा दे सकता है क्या? पापा जी को क्या समझाना है, कैसे समझाना है आप देख लीजिए, लेकिन जो भी करना है जल्दी करो। बिना एसी के तो मैं मरी जा रही हूँ। एसी चालू करने के लिए मैं उन्हें तो मना लूंगी, लेकिन उनके दिमाग में ये प्याज की बात किसने बैठाई? मम्मी जी, इस बार पापा जी के दिमाग से ये प्याज का भूत आपका भी बस की बात नहीं हो रहा है। पापा जी के दिमाग में प्याज इतना पक्का बैठ गया है कि सुबह शाम रात प्याज ही प्याज खा रहे हैं और प्याज ही सूंघ रहे हैं। 2 ही दिनों में प्याज खा खा कर ऐसा लग रहा है जैसे मैं बीमार पड़ जाऊंगी। आपके यहाँ आने से पहले मैंने पापा जी को कई बार प्याज खाने और प्याज प्याज करने की वजह से कुछ कहा नहीं, लेकिन प्याज में ज़्यादा पानी होता है, प्याज शरीर के लिए अच्छा होता है। पता नहीं पापा जी सुबह सुबह किस बेवकूफ़ से मिलकर आए हैं, यही कहे जा रहे हैं। चलो छोड़ो, मेरे लिए 1 कप चाय बनाओ, मैं समझा कर देखती हूँ, तुम्हारे पापा जी को शायद मेरी बात समझ आए। दोनों सास बहू की बातें खत्म होती है। सुहानी अपने सास के लिए चाय बनाने के लिए किचन में जाती है। यामिनी फ्रेश होने अपने कमरे में, तभी सुधाकर जी बाहर से आते हैं। घर के बाहर अपनी पत्नी की चप्पल देखकर यामिनी यामिनी कहते हुए घर के अंदर आते हैं। क्या हुआ जी? मुझे गए सिर्फ 2 दिन हुए हैं, लेकिन आप तो ऐसे चला रहे हो जैसे मैं 2 महीनों के लिए आपसे दूर हो गई हूँ। आपको पता है आपके बिना 2 दिन भी हमारे लिए 2 महीने जैसे हैं। वो सब छोड़िए, ये लीजिए, हमने आपके लिए जयंती लाल के यहाँ से प्याज पकौड़े लाए हैं। मुझे नहीं, कम से कम भगवान से तो डरो। बड़े जोर से कह रहे हो हमने आपके लिए प्याज पकौड़े लाए हैं। आपके कान में भगवान ने आकर बताया था क्या सुधाकर जी आपकी पत्नी आने वाली है, उसके लिए जयंती लाल के यहाँ से प्याज पकौड़े लेकर जाइए? आपके प्याज की नौटंकी के बारे में मुझे अच्छे से पता चल गया है। प्याज का ये क्या नाटक है? हाँ, बहू बता रही है सुबह शाम नाश्ते में आपको आजकल प्याज ही प्याज चाहिए होते हैं। 2 दिन में गाँव क्या चली गई, आपके खाने पीने के तेवर ही बदल गए।
नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो क्या है ना, आजकल धूप बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और गर्मी में प्याज खाना हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहली बात तो प्याज में पानी ज़्यादा रहता है, इसलिए हमारा शरीर हाइड्रेट रहता है। दूसरी बात, प्याज साथ में रखने से धूप कम लगती है और हमारा शरीर प्राकृतिक रूप से ठंडा भी रहता है। आपकी किताबी भाषा सुनने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। आपको प्याज खाना है तो आप प्याज खाइए, आपको आलू खाना है तो आलू खाइए, लेकिन आपने अपने साथ साथ घर का जीना हराम क्यों कर रखा है? बाहर धूप इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, हमारे घर में छोटा बच्चा है और एसी चलाने से भी मना कर रहे हैं। अरे एसी नहीं चलेगा। अगर आपको आपकी मर्ज़ी से जीना है तो हमें भी हमारे घर में हमारी मर्ज़ी से जीने का अधिकार है। जब हम गांव में रहते थे तब हमारे यहाँ ये सब एसी कूलर के नाटक थे क्या? शहर आकर हमें कुछ साल ही हुए हैं, तब से हम ये एसी कूलर देख रहे हैं। और तुम्हें पता है, हमारे पूर्वज भी अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए ऐसे प्राकृतिक चीज़ों का ही उपयोग करते थे, जो हमें भी करना चाहिए। एसी कूलर की वजह से बिजली का बिल आजकल कितना आता है, इसलिए इस तपती धूप में और बढ़ती गर्मी में हमारे पास एक ही विकल्प है, प्याज। ये देखो, मैं मार्केट से ले आया था, अपने साथ प्याज लेकर गया था। तुम भी एक प्याज अपने साथ रख लो, तुम्हें लू नहीं लगेगी। इसलिए इस तपती धूप में और बढ़ती गर्मी में हमारे पास एक ही विकल्प है, प्याज। ये देखो, मैं मार्केट गया था तो अपने साथ प्याज लेकर गया था। तुम भी एक प्याज अपने साथ रख लो, तुम्हें लू नहीं लगेगी। ये इंसान ऐसे नहीं मानने वाला। चलो यामिनी, अब तुम्हें अपने पतिदेव को उन्हीं की भाषा में समझाना होगा। पहले तो यामिनी सुधाकर को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन सुधाकर उसकी एक नहीं सुनता, बल्कि उसे ही प्याज के फायदे और बिजली का बिल, इन सब के ऊपर भाषण देने लगता है। सुधाकर की बातें सुनकर यामिनी खुद से कुछ तो बड़बड़ाती है और फिर किचन में चली जाती है। थोड़ी देर बाद एक बड़े से कटोरे में सारे प्याज रखकर यामिनी अपने कमरे में वो कटोरी लेकर चली जाती है। थोड़ी देर में सुधाकर अपने कमरे में आता है और फैन के बटन ऑन करता है। अरे सुधाकर जी, वो देखो सामने कटोरी प्याज पड़े हैं। आप तो कहते हो ना कि प्याज से शरीर ठंडा होता है, तो सोचो एक प्याज से अगर शरीर ठंडा होगा तो एक टोकरी प्याज से पूरा कमरा ठंडा हो जाएगा। फिर आपको फैन चलाने की क्या जरूरत है? मैंने गौतम से कहकर हमारे फैन की वायर कटवा दी है। आज आप सोना आपके लिए ठंडे ठंडे प्याज के साथ, आज आप सोना अपने ठंडे ठंडे प्याज के साथ। मैं तो जा रही हूँ गेस्ट रूम में। अरे यामिनी, मेरी बात तो सुनो। यामिनी को जो कहना था यामिनी कह देती है और कमरे का दरवाजा बंद करके गेस्ट रूम की तरफ चली जाती है। यहाँ अपने कमरे में सुधाकर अपने माथे पर हाथ मारता है। सुधाकर जी ने सिर्फ घर का एक बंद किया था, लेकिन उसकी पत्नी तो उससे भी एक कदम आगे थी। अपने पति की अकल ठिकाने लाने के लिए वो उसके कमरे का फैन भी बंद कर देती है। अगले दिन सुधाकर के जीवन में बस प्याज प्याज और प्याज ही बचा था, क्योंकि ना तो उसे चाय मिल रही थी ना पंखे की हवा। तो बस हर तरफ से आने वाली प्याज की बदबू और प्याज से बना हुआ खाना, यही तो चाहिए था सुधाकर जी को। प्याज का ये नाटक 2 दिनों तक तो जैसे चलता ही रहा, लेकिन 2 ही दिनों में सुधाकर जी की अक्ल ठिकाने आ जाती है और उन्हें समझ आ जाता है कि गर्मी के दिनों में जितना सुकून एसी और पंखे में बैठने में मिलता है, उतना सुकून प्याज साथ में लेकर घूमने में और या फिर प्याज खाने से नहीं मिलता। ऐसे ही कुछ शब्द खुद से बड़बड़ाते हुए सुधाकर जी मैकेनिक को फोन करते हैं और घर के सभी एसी और फ्रिज का कनेक्शन चालू कर देते हैं।